हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी ठीक तरीके से चल रही होगी, आपकी स्टडीज भी ठीक तरीके से जा रही होंगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट मी टेल यू ऑल कि ये एक स्पेसिफिक न्यू टॉपिक है जो कि एसबीआर के सिलेबस के अंदर ऐड ऑन किया गया है एंड दिस इज अ न्यू लेक्चर बेसिकली दैट आई एम रिकॉर्डिंग सितंबर 2025 के से अटेम्प्ट से पहले मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करूं बिकॉज दिस स्पेसिफिक टॉपिक विल बिकम एग्जामिनेबल फ्रॉम 2025 सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि सितंबर 2025 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके बाद रेगुलरली पूछा जाएगा जैसे कि आपके बाकी तमाम सिलेबस आता है। तो ये मत पूछना मेरे से मैसेज करके कि सर ये आने वाला है या नहीं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो इसका मतलब है ये आपके एग्जाम में आएगा। हत्ता कि मैं इस लेक्चर को डिलीट ना कर दूं, मतलब ये सिलेबस से निकल चुके हैं। ठीक है। सो टुडेज लेक्चर, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। यार आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि विद इन द कोर्स ऑफ एसबीआर जो लेक्चर्स आप मेरे से पढ़ते हैं, जो सब कुछ मेरे से पढ़ते हैं, उसमें एक एक स्पेसिफिक आपका एक अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है जो मैं नहीं पढ़ाता। ना पढ़ाने की स्पेसिफिक रीजन ये है कि वो एग्जामिनेबल है लेकिन एग्जाम में आता नहीं। उसकी रीजन ये कि इट इज अ वेरी इजी स्टैंडर्ड। मैं उस स्टैंडर्ड की बात करूं जो कि मैंने जुबानी कहीं ना कहीं मेंशन तो जरूर किया होगा पिछले कुछ टॉपिक्स के अंदर, जिसका नाम है IAS 1। लेट मी बोल्ड अप द हाँ, IAS 1। IAS 1 का नाम था प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको ये बताया करता था स्पेसिफिकली, आपको ये स्टैंडर्ड ये बताता था कि यार आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते कैसे हो। आपको ये स्टैंडर्ड ये बताता था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाई जाती है। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरीज थी जो कि आपको समझाया करता था। जैसे कि गोइंग कंसर्न क्या होता है उसकी डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड देता था। गोइंग कंसर्न एजम्पशन हो गया। एक्रूअल बेसिस पे कैसे चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं वो आपको ये स्टैंडर्ड बताता था। अब एक्रूअल बेसिस, गोइंग कंसर्न, ये क्या चीजें थी। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस तब नहीं रिकॉर्ड करते जब हमारे पास कैश आता है या कैश जाता है। हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोग उसको अर्न कर लेते हैं या फिर इनकर कर लेते हैं। यानी कि इनकम की बात की जाए तो IFRS 15 रेवेन्यू, आपने बेशक कैश नहीं रिसीव किया तो क्रेडिट रिसीवेबल कर दो, लेकिन सॉरी डेबिट आप रिसीवेबल कर दो लेकिन क्रेडिट आप अपने पास रेवेन्यू को करो बिकॉज आप 5 स्टेप प्रोसीजर के थ्रू उसको अर्न कर चुके हो। एक्सपेंसेस, बेशक वो बिजली का बिल है, दिसंबर 2024 से पर्टेन करता है, दिसंबर 2024 तक की आप 12 मंथ्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो उस एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करो अपने पास। सितंबर दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो दिसंबर 2024 का बिजली का बिल आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो। मुझे पता है आपके पास वो बिजली का बिल जनवरी 2025 में जाके आएगा, लेकिन फिर भी आप उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लो। एक्रूअल क्या होती थी? अंदाजा, एस्टिमेशन, कि हमें नहीं पता कितना होगा लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वी नो कि इतना हमारा बिजली का बिल आता है दिसंबर में, लास्ट ईयर इतना था, इस बार 10 साल के 10% इन्फ्लेशन है, वो लगाओ और अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। जनवरी 2025 में जो बिल आएगा उसको देखा देखी हम लोग फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने पास, लेकिन अभी हम लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस का, ये भी आपको IAS 1 ने सिखाया। इस तरह के और भी बहुत से कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको किसने सिखाया? IAS 1 ने सिखाया। उसकी तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गो टुवर्ड्स दैट, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं पिछले जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स आप पढ़ के आए हो, 20 30 35 स्टैंडर्ड्स, आपने कहीं ना कहीं मेरे मुंह से बातें सुनी है और आपने उनको नोट डाउन किया, उनको पढ़ लिया, वो आपको आती हैं। वो फजूल चीजों की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। और बच्चों वाली चीजें थी जो आप F7 में, FA1 FA2 में पढ़ा करते थे, दे आर नॉट यूजेबल हियर। बट द थिंग दैट इज यूजेबल इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेरी स्पेसिफिकली वन थिंग, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई कैसी जाती है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। देखो, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। IAS 1 कैसे कहता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, मैं भी आपको वो सिखाने लगा हूं। IAS 1 क्या कहता था P&L के बारे में? सबसे पहले रिकॉर्ड करो आप रेवेन्यू, एक्स के अमाउंट। फिर आता है आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्स के अमाउंट। इसके नीचे आप ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लोगे इतनी अमाउंट का। फिर आप डालोगे कौन सा एक्सपेंस? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डाल दो अपने, यहाँ पे आ गया। फिर आप ये माइनस होंगे, ऑब्वियसली ये यहाँ से माइनस होगा, इतना तो आपको आता है ये सब कुछ करना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ गए। फिर आपके पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड S&D में इसको कर देता हूँ, ये आ गया यहाँ पे। फिर आपके पास बन जाता है पीछे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ गया। फिर कोई अदर इनकम है तो वो यहां पे रिकॉर्ड कर लो। फिर आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा यहाँ पे, PBIT जिसको हम लोग बोला करते थे। फिर अगर इससे आगे में आऊं, इससे अगर आगे में आऊं तो आप क्या माइनस करते थे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह माइनस किया करते थे। आपके पास पीछे बचता था प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये आ गया। और उसके बाद आप आखिर में माइनस कर दिया करते थे
टैक्स पूरे साल का। अब वो टैक्सेस, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े IAS 12 के थ्रू, ये टैक्स के एक्सपेंस फाइंड करोगे, रेवेन्यू IFRS 15 के थ्रू फाइंड करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना रेवेन्यू इनकर हुआ है उसके अगेंस्ट जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो डालो यहाँ पे, GPAE, सॉरी GP कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेल्स एंड जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो आपको कैलकुलेट करने आते हैं, P&L बनानी आपको आती है, PBIT अदर इनकम आपको पता है कैसे होती है, रेवेन्यू के अलावा कोई भी अदर इनकम हो वो आपकी इधर आ जाएगी उठ के। अब ये कौन सी अदर इनकम होती थी? ये होती थी अगर लेट सपोज आपने PPE सेल की है, उस पर कोई गेन हो गया आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपके पास एसेट पड़ा था जिसकी कॉस्ट थी 1000, आपने उसको सेल कर दिया 1500 का, कॉस्ट लेस सेल प्राइस 500 का आपको प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर, तो आप उसको रेवेन्यू में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड? क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी और IAS 1 भी हमें कहा करता था कि यार एक चीज का ख्याल रखो, एक होता है आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक होता है बिजनेस से हटके पैसा कमाना। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी चीज कमाओगे वो आप रेवेन्यू के अंदर लेके जाओगे, इन्वेंट्री बेचो जितने की बेचो वो रेवेन्यू है, लेकिन उससे हटके जहां से भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अब ये जो पीपी आपने बेची आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचता तो नहीं है ना, वो तो आपने कभी कभार बेच दी, आपके पास गाड़ी पड़ी थी आपने बेच दी, एक्स्ट्रा चीजें पड़ी थी आपने बेच दी, वो आपका जाता है अदर इनकम में या फिर लॉस में। अदर इनकम स्लैश लॉस, बात एक ही है, अगेन अगर आपने नेट अदर इनकम कमाई है तो आप अदर इनकम इधर डाल दोगे। अब हमें IAS 1 ये भी कहा करता था कि यार ये सब कुछ जो आप यहाँ पे फेस पे इतना छोटा मोटा दिखाते हो इसका ब्रेकअप डिस्क्लोजर्स में जाके देना है। जैसे रेवेन्यू है, लेट्स सपोज आपका रेवेन्यू जो है वो 3-4 एरियाज के अंदर स्प्लिट है, लेट्स सपोज आपका जो रेवेन्यू है वो 3-4 अंदर, अब अभी मैं IAS 1 की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ये चीज याद रखें, मैं कहीं और नहीं जा रहा, IAS 1 पे IAS 1 के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, बट मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अब IAS 1 कहा करता था कि अगर आपने रेवेन्यू तो शो करा दिया इन टोटलिटी के अंदर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू मेरा 1000 है, मैंने शो करा दिया, लेकिन लेट्स सपोज आपका रेवेन्यू 3-4 एरियाज में ब्रेक डाउन हो रहा है, आप टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स भी बेचते हो, आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी बेचते हो, आप जो है लेट्स सपोज यहाँ पे सॉक्स आ गई, यहाँ पे आपके लोटे छोटे आप बेचते हो वो आ गए, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप बेचते हो, तो अपने डिस्क्लोजर नोट्स में जाके स्पेसिफिकली रेवेन्यू के रिलेटेड एक डिस्क्लोजर दोगे कि सर शेयर होल्डर साहब हमने पूरा साल का रेवेन्यू कमाया $1000 का, उसका ब्रेकअप नीचे प्लीज देख लें, टेक्सटाइल रेलेवेंट जितनी हमारी सेल्स है उससे हमारा रेवेन्यू 500 का है, जो प्लास्टिक रेलेवेंट हमारी सेल्स हैं उससे रेलेवेंट रेवेन्यू हमारा 300 का है, और जो टेक्नोलॉजी रेलेवेंट हमारी सेल्स हैं उससे रेलेवेंट प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू जो हमारा है वो 200 का है, कुल मिला के बन जाते हैं, इसको सॉरी हटा दो, कुल मिला के बन जाते हैं 1000। तो अब शेयर होल्डर को ये पता होगा कि यार इसका फर्दर ब्रेकअप क्या है रेवेन्यू का, ये IAS 1 था, हम लोगों ने डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह यहां तक सब कुछ पढ़ा है। इसी तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अब देखो ड्यूरिंग द ईयर आपने लोगों की 12 महीने की सैलरी पे की, आपके बिजली के बिल आया, आपने लेट सपोज लॉयर्स हायर किए उनको रिटेनरशिप फीस आप दे रहे हो, आपने लेट सपोज EY को हायर किया अपना ऑडिट करने के लिए तो उनकी ऑडिट की फीस आप दे रहे हो, आपके पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आई होगी, आपको याद है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंस को एक्सपेंस आउट किया जाता था, कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया जाता था। अब वो सारे के सारे पुराने स्टैंडर्ड्स अपने जहन में लाते रहो, यहां पे अब एक एक करके मैं नहीं बताऊंगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंस किधर जाता था, क्या होता था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो कि आपकी एसेट की लाइफ को इंक्रीज नहीं करते थे, वो कहां डालोगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में उठा के डालोगे। इस तरह के लाखों किस्म के डिफरेंट नेचर के आपके एक्सपेंसेस होंगे जो कि इधर उठ के आ रहे होंगे, अब उन सारों का आप डिस्क्लोजर प्रोवाइड करोगे। यार हम सर हम लोगों ने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर जाके एक डिस्क्लोजर दोगे, आप क्या करोगे, आप बताओगे कि सर हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बता दिया कि हमारा टोटल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने थे, एडमिन एक्सपेंसेस जो भी थे वो हमारे पास कितने थे, $1,00,000 के थे, $1 million के हमारे पास क्या था एक्सपेंस था, सर उसका ब्रेकअप नीचे है काइंडली आप देख लें ताकि आपको बताओ, सैलरीज पूरे साल की $1,00,000 की गई है हमारे पास, इसी तरह से ब्ला 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 ब्ला, जब आप टोटल करके बताओगे, अब देखो एक आपने एक्सपेंस दिखा दी, ये जनरल एक्सपेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस होता है, आपने बता दी ये हमारा टोटल एक्सपेंस है, अब उसको आपने फर्दर ब्रेकडाउन भी तो करना है, आप नेचर वाइज उसको ब्रेक डाउन करके डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे नहीं, यानी उस पेज पे नहीं जहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, वो 5 पेजेस अलग हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज, चेंजेस इन इक्विटी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो अलग है। एक अब आपके पास 30-36-50-100 पेजों का एक गथा बनेगा जो डिस्क्लोजर नोट्स कहलाता है, वहां पे ये ब्रेकअप्स जाके दोगे आप, वहां पे अपने यूजर को बताओगे, शेयर होल्डर को बताओगे, स्टेक होल्डर को बताओगे, सर ये ले ब्रेकअप, ये नेचर वाइज ब्रेकअप है, ये हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस था, ये हमारे पास इस चीज का एक्सपेंस था, ये हमारे पास इस चीज का एक्सपेंस था, कुल मिला के हो गया $1 million जो कि हम लोगों ने आपको बता दिए
कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डाले हुए। इसी तरह से अब यहां पे आ जाएगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? एजेंट्स को अगर आप कोई फीस दे रहे हो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, सेल्स है ना। अगर आप बेचने के लिए गाड़ी बेचते हो जो कि आपके कस्टमर तक वो चीज पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इधर ही आएगा। बेचने के लिए मार्केटिंग करते हो, वो इधर आएगा आपका। ठीक है, अब आपके एग्जाम में इतनी डिटेल नहीं है अभी तक के लिए, लेकिन अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, इसलिए ये लेक्चर में इंक्लूड करूं। अब सुने, ये सब कुछ क्या जाता है, अब इनके नाम से आपको कंफर्म है, मार्केटिंग, सेल्स रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है किधर आना है, उसने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में उठ के आना है। नॉर्मल एक्सपेंस है, सैलरीज वगैरह, इन सब कुछ के अलावा कोई भी एक्सपेंस है वो इधर आना है। इन्वेंट्री से रेलिवेंट जो चीज आप बेच रहे हो उससे रेलिवेंट डायरेक्ट एक्सपेंस किधर आना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपका उठ के आना है। ठीक है, यहां तक आपको सब कुछ आता है, ये मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी डन इट मल्टीपल टाइम्स। आप इस चीज में एक्सपर्ट हो चुके हो, इतने अभी 30 स्टैंडर्ड्स पढ़ के जो एक नया स्टैंडर्ड अभी पढ़ाने लगूं, यहां तक आपको ये सब कुछ आता है। आप बोलोगे सर फजूल की बातें ना करें, आगे चले। खैर, अब आगे चलते हैं। हुआ कुछ इस तरीके से, अब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाने लगा इधर। आपको पता है कैसे बनते हैं, नॉन करंट एसेट आते हैं, एसेट आते हैं, फिर उसके बाद करंट एसेट आते हैं, फिर उसके बाद आपके पास इक्विटी आती है, फिर आपके पास क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। क्या चीज की नॉन करंट एसेट में क्या आता है आपको पता है, 12 महीने से ज्यादा वाला। करंट एसेट में क्या आता है, 12 महीने से कम वाला। करंट एसेट में सबसे पहले की चीज क्या है, इन्वेंट्री है, फिर ट्रेड रिसीवेबल है, फिर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले पीपीई है, फिर इंटेंजिबल्स हैं, फिर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो है, फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 40 वाली, ये सब कुछ आता है। आप इन सब चीजों को जानते हो, वो मैं नहीं बनाने वाला। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैसे बनती है उसके ऊपर जरा हम लोग आते हैं, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ पहली दो चीजें आपको बताऊंगा। देखो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो IS 1 ने क्या कहा था, कैसे बनता है कैश फ्लो, यहां पे बना रहा हूं मैं, इस चीज को गौर से देखना। बाय द वे, ये नोट्स में इसी तरीके से डाउनलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कैश फ्लो कैसे बनती थी? IS 1 कहता था कि सबसे पहले कैश फ्लो बनाते हुए PBT लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपके पास यहां पे आ गया। उसके बाद आप क्या चीज लिखोगे, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, अमोर्टाइजेशन की एडजस्टमेंट, कोई नॉन कैश एक्सपेंस जितना भी आ रहा है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो PBT यहां तक है, यहां तक ये PBT है। इससे ऊपर ऊपर जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है, जो एक्चुअल में कैश पे आउट नहीं हुआ, उस सब कुछ को ऐड बैक या माइनस करते रहो। अब डेप्रिसिएशन आपने ऊपर माइनस की थी, वो तो नॉन कैश एक्सपेंस था, उसको यहां पे क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। एमोर्टाइजेशन आपने ऊपर माइनस किया था, किधर आया होगा, मोस्ट प्रोबेबली इधर उठ के आया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में, एडमिन एक्सपेंसेस में उठ के आया होगा, आप उसको भी ऐड बैक करा दोगे। इसी तरह से ऊपर जितने भी आ रहे, फाइनेंस कॉस्ट, नॉन कैश एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया, असल में कैश कुछ और पे आउट किए, कूपन रेट, और जो दूसरा रेट हुआ करता था, याद है IFRS 9 में पढ़ा था, एक होता था कूपन रेट, एक होता था आपका नॉर्मल रेट। वो नॉर्मल रेट वाला आप पे आउट कर रहे होते, कूपन रेट तो आपने पे आउट कर, आपने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, एक नेट कैलकुलेशन करके आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, आप इसको ऐड बैक करोगे क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। इन शॉर्ट, जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस है आप उनको ऐड बैक कर लिया, सब कुछ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट्स होगी। अब आ जाते थे आप किस चीज के ऊपर, बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट में। करंट एसेट में उठ के जाओ, चेंजेस इन ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाओ, चेंजेस इन पेबल्स के अंदर आ जाओ, चेंजेस इन एवरीथिंग, जो भी आपके पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में उठ के आ रही है, सब की चेंजेस उठा के इधर डालते थे। आखिर में आके जो एक्चुअल फाइनेंस कॉस्ट पे किया उसको माइनस किया, फिर उसके बाद आपके पास जो एक्चुअल में टैक्स पे होता था उसको माइनस किया, नेट ऑफ। अब मैं यहाँ पे थोड़े से गंदी तरीके से बनाया हुआ है, अंडरस्टैंड, लेकिन आपको ये सब कुछ तो आता है ना। नेट ऑफ एट द एंड में अपने पास रिकॉर्ड कर लेता था नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और फिर नीचे आया करती थी, नेक्स्ट स्टेप होता था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाने का, नेक्स्ट स्टेप होता था किस चीज का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने का। आखिर में मेरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पूरी हो जाती थी। ये आपको किसने सिखाया करना? मैंने सिखाया नहीं। किसने सिखाया? दुनिया में सीख के आए? नहीं। किसने सिखाया? IS 1 ने सिखाया। अब अफसोस की बात यह है कि IS 1 खत्म हो रहा है दुनिया से, जिसकी वजह से ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। IS 1 खत्म हो रहा है, उसकी चेंजेस आ गई हैं और न्यू स्टैंडर्ड को नाम दिया गया है IFRS 18, एंड सितंबर 2025 से ये स्टैंडर्ड आपका एग्जामिनेबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा हौसला रखें, ऐसा नहीं है कि IS 1 ने आपको सिखाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे बनती थी वैसे ही बनेगी, उसको आप भूल जाओ। हम वो पढ़ने लगे हैं कि IFRS 1 एंड IFRS 18 में जो जो चीजें चेंज हो रही हैं आपकी, हम लोगों ने इस वक्त उन चीजों को कवर अप करना है। क्योंकि
क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं चीजों के ऊपर अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एंड सितंबर 2025, दिसंबर 2025, मार्च 2026 एंड जून 2026, ये चार वो अटेम्प्ट्स होने वाली हैं जिसमें एग्जामिनर लाजमी आपसे 5-10 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा या IFRS 18 से आगे क्या होने वाला है। ठीक है। इसलिए लेट्स कम टूवर्ड्स द नेम ऑफ द टॉपिक, कि भाई दुनिया में क्या हुआ। दुनिया में यह हुआ है कि आपके 2024 के अंदर, ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन 2024 में ही ये नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया था IASB की तरफ से, कि भाई हम लोग IAS 1 को अपग्रेड कर रहे हैं टुवर्ड्स IFRS 18। चेंजेस किस चीज में आई? चेंजेस आई आपकी ओवरऑल IFRS 18 के अंदर तीन चीजों में। बाकी तमाम डेफिनेशंस, तमाम चीजें, हर चीज सेम है, लेकिन तीन चीजों में चेंज है। आप जो मैंने बताया शुरू में आपको, डेफिनेशंस हम लोग पढ़ते थे, गोइंग कंसर्न क्या होता है, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, आपके जो IS 1 में मैंने आपको अभी एक और चीज बताई थी यहाँ पे, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ इट। क्या चीज मैंने आपको बताई थी IS 1 के अंदर, खैर मैंने लिखा भी नहीं उसको। आपको मैंने दो तीन चीजें बताई, गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन, आपके पास एस्टिमेट्स की डेफिनेशन, आपके पास जो पॉलिसीज होती थी, अकाउंटिंग की चीजें, उस सब कुछ की डेफिनेशन किसने दी? IS 1 ने दी। वो आज भी IFRS 18 के अंदर वही है, देयर इज नो चेंज। आपके सिलेबस के लिए कोई चेंज नहीं है वहां पे। अगर कोई चीज चेंज हुई भी है या नहीं, और किसी चीज को एग्जाम में नहीं करना, एग्जामिनर ने नहीं टेस्ट करना एग्जाम में, एग्जामिनर पूछेगा आपसे तीन चेंजेस के बारे में जो कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो कौन से चेंजेस हैं? लेट्स कम टूवर्ड्स दैट नाउ। वो कौन से चेंजेस हैं? ओवरऑल आपके IFRS 18 में आपके सिलेबस से पर्टेन करते हुए तीन चेंजेस है। और ओवरऑल वैसे भी यही तीन चीजें, अगर कोई और बंदा बोले ना कि कोई और किस्म का चेंज है, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दो उसे, बोलो कि भाई बताओ क्या चेंज है। वो बोलेगा बाकी कोई इनसिग्निफिकेंट किस्म के चेंजेस आए हैं। There is literally no change within any of the rest of the things। अगर कोई चेंज है तो वो हम जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो कि ऑडिटर्स है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो कि फिजिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, आपके लिए कोई चेंज नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट इट। आपके एग्जाम में एग्जामिनेबल तीन किस्म के चेंजेस है, वो कौन से हैं? आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनती है, सबसे बड़ा चेंज इसमें आया है। आपका ये चीज नई इंट्रोड्यूस की गई है, MPM, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स, ये क्या होते हैं, इनके साथ अब आपने क्या करना है, IFRS 18 इनके बारे में क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ना है। और तीसरा चेंज आ रहा है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर। लेकिन सबसे पहले सबसे आसान चीज हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। मैंने आपको क्या बताया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना करती थी, नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये नोट्स में आपको दूंगा, मैं जरा इनको डाउनलोड पे लगा लूं, वेट अ सेकंड, ताकि आपके पास अब ये जो मैंने बनाया है ये आपके पास हो एज अ प्रूफ कि यार सर ने ये बनाया था और मैं इसको देख सकता हूं। नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बना करती थी, ये मैंने आपके सामने बनाया था। अब इसमें जो मैं गंद बना रहा हूं ये आपके पास नोट्स में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूं। वो मैं अटैच कर दूंगा, एक क्लीन सेट ऑफ नोट्स भी अटैच करूंगा जहां पे ये सब कुछ नहीं होगा, और एक ये वाला जो मैंने अभी सब कुछ लिखा है वो भी मैं अटैच करूंगा। खैर, एक नॉर्मल सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी बनती थी, राइट? उसमें रेवेन्यू आता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डालो, सेल्स एंड डेवलपमेंट डालो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डालो, फिर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, अदर इनकम डालो, PBIT आ गई, और उसके बाद इंटरेस्ट आ गया। IFRS 18 ने कहा यार थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, आप आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेग्रीगेशन मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? IS 1 ने कहा कि ऐसे आप बना लो, कोई मसला नहीं है। IS 1 कहता था कि आप बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। लेकिन जब ISB ने उसको बैठ के थोड़ा सा गौर से देखना शुरू किया तो ISB को कुछ कमजोरियां नजर आई करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ISB ने कहा कि यार देखो, आप जो भी करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, आपके इन्वेस्टर, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नजर आ रहा है कि यार कितना रेवेन्यू कमाया, नजर आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने थे, नजर आ रहा है कि आपकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने थे। मसला आता है जिस वक्त आप दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हुए, वो किधर डालोगे आप? नॉर्मली वो किधर डाली जाती थी? इधर ही, इसी जगह पे। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले इसी जगह पे आप डालते थे, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट, gain from sale of associate shares, gain from sale of subsidiary shares, loss from sale of subsidiary shares, loss from sale of associate shares, investment या dividend income from subsidiary, blah blah blah। वो सब कुछ किधर डालते थे? वो आप उठा के इधर डालते थे। मसला इधर आता था, मसला और भी जगह के ऊपर आता था। कुछ कंपनीज, कुछ कंट्रीज के अंदर, मैं इस चीज का गवाह हूं, विद इन पाकिस्तान, विद इन दुबई राइट नाउ एज वेल, बिकॉज आई एम ऑडिटिंग कंपनीज विद इन दुबई एज वेल। वहां पे कंपनीज क्या करती हैं, ये देखो,
सब कुछ बनाया बिल्कुल इसी तरीके से, रेवेन्यू लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी, जीपी आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये आ गया, ये आ गया, अदर इनकम इधर नहीं लिखी, अदर इनकम उठा के नहीं चले, अदर इनकम को इधर इधर मर्ज कर दिया। अब अदर इनकम के अंदर भी तो मसला था ना। लेट्स सपोज आपकी अदर इनकम, आपने एसेट खरीदा था वहां से बन रही है, इनकम आ रही थी। अब हम लोगों ने पढ़ा कि हमें एज अ कंपनी डिस्क्लोजर नोट्स में वो जो 100-200 पेजों की एक फाइल होती थी, उसमें जाकर डिस्क्लोजर देना होता था, ब्रेकअप। अब अदर इनकम का जब अक्सर कंपनीज ब्रेकअप देती थी तो वो कैसा होता था, सॉरी, वो कैसा होता था, गेन फ्रॉम सेल ऑफ पीपी, एक एक नेचर की चीज है। गेन ऑन डेरिवेटिव, IFRS 9, इसका क्या करोगे अब आप? अदर इनकम, जब आप डिस्क्लोजर दोगे तो आपके पास फेस ऑफ द P&L के ऊपर तो लिखा हुआ है भाई 1000 की अदर इनकम है, लेकिन अब जब आप ब्रेकअप दे रहे हो तो वहां पे लिखा है 500 इनकम मुझे इधर से आई, 500 इधर से आई। इन्वेस्टर कह रहे हैं एक मिनट यार, ये एक सेपरेट नेचर है, ये एक सेपरेट नेचर है। यहां पे आपने पीपीई के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी, वहां से आपको गेन हुआ था, राइट? याद है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में तीन हिस्से होते थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग। यहां पे भी इन्वेस्टर कहता है कि यार ये जो आपको गेन हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपने लिखा है, अदर इनकम एक फेस के ऊपर एग्रीगेटेड अमाउंट में आपने लिखी हुई है, एग्रीगेशन इसको कहते हैं, सम अप करके लिखा हुआ है आपने, समराइज करके लिखा हुआ है, अलाउड है, IS 1 में अलाउड था। लेकिन उसके जब मैं ब्रेकअप में जाता हूं तो मैं देखता हूं आधा गेन जो आपको आ रहा है वो आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से आ रहा है, आधा गेन जो आपको आ रहा है वो डेरिवेटिव से आ रहा है। डेरिवेटिव्स नॉर्मली किधर से आते थे? डेरिवेटिव क्या होता था, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं इस सप्लायर से इन्वेंट्री खरीदूंगा एट दिस प्राइस, मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, वो मेरा डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, IFRS 9 में हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़े थे। अब वो मेरा क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। उस डेरिवेटिव के अगेंस्ट तो आपका इन्वेस्टर आपको कहता है यार एक सेकंड एक सेकंड, वो इन्वेंट्री तो आप बेचोगे तो वो इन्वेंट्री आपकी तो इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, क्योंकि वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो उससे पर्टेन करता हुआ गेन या लॉस तो मुझे यहां पे फेस पे सेपरेटली शो होना चाहिए ना, कि ये मेरा ऑपरेशन रिलेटेड अदर इनकम है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अदर इनकम है, ये मेरी फाइनेंसिंग रिलेटेड अदर इनकम है। अभी कंफ्यूज हो रहे हो आप? यही चेंजेस इंट्रोड्यूस कराई गई हैं P&L के अंदर। P&L को ब्रेक कर दिया गया है 5 डिफरेंट हिस्सों में। अब कुछ कंपनीज या कुछ बच्चों ने पहले भी ये 5 डिफरेंट हिस्से जब वो देखेंगे बोलेंगे सर ऐसे ही तो बनती थी। लेकिन कुछ बच्चों ने जो प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं, कंपनीज को ऑडिट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दे नो अबाउट इट कि यार अक्सर जगह पे ऐसे FS नहीं बना करते थे, मर्जी होती थी उठा के ये चीज इधर लिख दो इधर लिख दो। लेकिन अब IFRS 18 में जो सबसे पहला चेंज आया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। और आपने आज के बाद, सितंबर 2025 के बाद एग्जाम में जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, खास तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भूल जाओ। मुझे पता है जहन में सोच रहे हो कि सर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी तो है ना, अभी उसको छोड़ दो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जब भी बनाओगे तो ये काम करोगे, लाजमी यू विल डू दिस, लाजमी यू विल डू दिस। आप हमेशा 5 हिस्सों में अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे। ऑपरेटिंग से कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, वो सेपरेट आएगा। इन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है, फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है, इनकम टैक्सेस एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यानी कि आपके 5 हिस्से बन गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में साफ साफ नजर आना चाहिए कि ऑपरेशन रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस कौन से हैं, नजर आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस कौन से हैं, नजर आना चाहिए। आपकी फाइनेंसिंग रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कौन से हैं, नजर आना चाहिए। आपके इनकम टैक्स से रेलेवेंट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, स्पेसिफिकली नजर आना चाहिए। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, IFRS 5, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसे बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हो जिसको आपको पता है कि अगले 12 महीने में मेरे बंद करने हैं। तो हमने पढ़ा था कि उसका प्रॉफिट या उसका लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे वन लाइन के अंदर लिखा करते थे प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और फिर डिस्क्लोजर नोट्स में जाके उस एक लाइन का पूरा ब्रेकअप देते थे कि उसके रेवेन्यू कितना था, उसके एक्सपेंसेस कितने थे। याद है ना सब कुछ, भूलना मत ये सब कुछ। अब एग्जामिनर ने कह दिया या फिर IASB ने कह दिया कि ये 5 चीजें आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेटली नजर आनी चाहिए। अगर ये नहीं है ना तो खैर है,
फिर ना लिखो। लेकिन अगर है तो ऐसा ना करना कि ये उठा के इसमें डाल रहे हो, ऐसा ना करना कि ये उठा के इसमें डाल रहे हो। ये पांच चीजें आपकी लाजमी सेपरेट होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने अपने पास नोट्स में इधर बनाई हुई है, ये देखो। नए टाइप की प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, यहां पे ये देखो। अब ऑपरेटिंग कौन सी होती है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग इनकम आएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आएंगे, ऑपरेशन से रेलिवेंट डायरेक्ट जिस चीज में आपका बिजनेस है, पहले उसका एक्सपेंस या इनकम दिखाओ। सबसे पहले ये देखो, यहां तक ये सारा आपका किसका हिस्सा हो गया, ऑपरेटिंग का। यहां पे एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि ऐसे बनाओगे आप प्रॉफिट एंड लॉस। आप रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके नीचे एक्सपेंसेस कौन से, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस का एक लाइन में आया करता था, राइट? आपने उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन वो ब्रेक हो गया फर्दर। मैंने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है कि कैसे ब्रेक होता है, क्या होता है, सब कुछ इंक्लूडेड है, घबराओ मत। पढ़ूंगा मैं सब कुछ, चाहते हुए पढ़ूंगा। लेकिन इस तरह से अदर देखो, अदर ऑपरेटिंग इनकम इधर आ गया, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वो भी इधर आएंगे। अब देखो यहां पे इस तरह से सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपके ऑपरेशन से पर्टेन करते हैं। गुडविल आपके ऑपरेशन से पर्टेन करती है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ऑपरेशन से पर्टेन जो कुछ भी करते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेपरेटली कैलकुलेट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी, क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट जो भी एक्सपेंसेस या इनकम्स है। अब यहां पे उसने एक ही बताया, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी हो, कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1% ऑन कंपनी हो, वो किधर आएगा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट से पर्टेन करते हैं, वो किधर आएगा, यहां पे आएगा आपके पास। ठीक है, ये देखो इधर आएगा। कोई पीपीई सेल करके प्रॉफिट बनना है, इन्वेस्टमेंट से पर्टेन करता है, वो किधर आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट से पर्टेन करते हैं। अब इससे आगे टोटल, हर एक हेड के बाद, ये एक हेड था उसके बाद आपने टोटल किया, अब ये सेकंड हेड आया उसके बाद एक अलग टोटल दिखाओगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पर से देखो प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल दिखा है, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस। अब फाइनेंसिंग की तरफ आ जाओ। फाइनेंसिंग में क्या क्या आया करता था आपका, ज्यादातर इंटरेस्ट आता था, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लोन अगर लिया हुआ है, आईएफआरएस 16 की लीज लायबिलिटी है, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर जाया करता था। कोई और लायबिलिटी है, कोई पेंशन की लायबिलिटी है, याद नहीं है वो, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, उसके अगेंस्ट आपके कंपोनेंट्स आया करते थे। नेट कंपोनेंट कॉस्ट होती थी आपके पास, करंट सर्विस कॉस्ट होती थी, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आया करते थे, वो भी उठ के इधर आ जाएंगे, क्योंकि अब आपकी फाइनेंसिंग से पर्टेन करते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे देखो मेंशन्ड है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोविंग्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन आईएफआरएस 16 लीज लायबिलिटीज वगैरह, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी है वो उठ के इधर आ जाएगा आपके पास फाइनेंसिंग के अंदर। फिर इनकम टैक्सेस का हिस्सा आ गया, ये देखो एक्स इनकम टैक्स सेपरेटली शो हुआ है बिल्कुल। और फिर प्रॉफिट, हर एक के बाद टोटल आ रहा है, हर एक के बाद यहां पे भी टोटल, यहां पे भी टोटल उठ के आ रहा है। और फिर आपने टोटल करते करते आगे प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और फिर आपने आखिरी हमने ऐसा पढ़ा था डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, वो आपने यहां पे उठा के शो करा दिया, हमारा लॉस आया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से। फिर आपने नेट प्रॉफिट दिखा दिया यहां पे। दिस इज द फेस ऑफ योर न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी न्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये उसका फेस वो करेगा आज के बाद से। सितंबर 2025 एग्जाम अटेम्प्ट के बाद अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बना के दो, लेकिन अगर बनाने को मिल गई तो आप इस तरह से बनाओगे, समझ गए? यू विल हैव टू मेक इट दिस वे। अब आ जाओ आप बाकी जरा रिमेनिंग जो हम लोग छोड़ते में उसकी तरफ आ जाओ। सबसे पहले अब आते हैं इसकी डिटेल के अंदर, इन चीजों के अंदर क्या क्या आएगा। इनकम टैक्सेस के अंदर क्या आएगा, हमने पढ़ा हुआ है, करंट टैक्स, पास्ट टैक्स, डेफर्ड टैक्स वाली जो कैलकुलेशंस हमने पढ़ी थी आईएस 12 के अंदर, वो सारी कैलकुलेट करके एक नेट अमाउंट आप इधर लिखोगे। यहां पे भी देखो ये चीज लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, द इनकम टैक्सेस category is used for tax expenses which arise from applying IAS 12। सिंपल लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के अंदर ये चीज लिखोगे। अच्छा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के अंदर क्या आएगा, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। वहां से जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन को जो चीज मीट करती है, उससे जो लॉस या गेन आ रहा है, वो उठा के आप इस हिस्से में लिखोगे। अब ये हिस्सा P&L में किधर आता है, मैंने भी आपको दिखा दिया, नोट्स आपको मिलेंगे, वहां पे भी वो चीज होगी, एक दफा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, आगे आओ, ऑपरेटिंग को भी छोड़ दो जरा, ऑपरेटिंग की तरफ में आखिर में आता हूं। इन्वेस्टमेंट की तरफ क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट के बारे में एग्जामिनर खास कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आपने क्या क्या लिखना है, द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी इज यूज्ड फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, अनकंसोलिडेटेड सब्सिडरीज। कंसोलिडेशन वाली तो अलहदा होगी ना, लेकिन जो चीज आप कंसोलिडेट नहीं करें, इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो पेरेंट की, तो वहां पे तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो फिर वो डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडरी या किसी टाइप की इनकम फ्रॉम सब्सिडरी, वो किधर आएगी, इधर उठ के आ रही होगी इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में।
इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी किधर आती है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर? ये देखो, ओहो सॉरी, किधर आती है? ये देखो, ये रही इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बिल्कुल नीचे यहां पे। अब ये सेपरेट लाइंस में आप दिखाते जाओगे सब कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कहीं पे आपने अपना कैश रखवाया हुआ है किसी बैंक में जहां से आपको रिटर्न मिल रहा है। बैंक में रखवाते हो ना सेविंग अकाउंट में, एक होता है करंट अकाउंट, कंपनीज में रखवा सकती हैं सेविंग्स अकाउंट में जहां से उनको रिटर्न्स मिलते हैं। कंपनीज किसी दूसरी कंपनी, बैंक्स को कह सकती है मेच्योरिटी के हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म वो देते हैं आप, कोई बॉन्ड्स देते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स देते हैं, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। हम लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाले स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी थी। वो भी क्या होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ रहे होते हैं। तो वो उठ के किधर जाएगा? वो भी आपका किधर जा रहा होगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जा रहा होगा। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था वो भी आपका किधर जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में उठ के जा रहा होगा। आपका कैश, उस कैश की वजह से कोई प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा। याद रखो इन सिंपल वर्ड्स, कहीं पे भी किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट की है, वहां से जो भी गेन या लॉस आ रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में उठा के डालो। Other assets, if they generate return individually or largely independently of the entity's other resources, this would typically include debt or equity investments and investment properties. IS 40 वाली investment properties, उससे अगर आप कोई रेंटल इनकम कमा रहे हो। IS 40 की डेफिनेशन अब आपको याद करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। आपको पता होना चाहिए कि IS 40 में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती थी, खासतौर पे लैंड हेल्ड फॉर अनडिसाइडेड यूज, कोई प्रॉपर्टी जो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए दे दी है बाहर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप दे दोगे, पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी जो कि आपने दे दी है बाहर, रेंट रेंट वहां से कमा रहे हो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपने उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है उसको, IS 40 के अंडर आया करती थी। तो वो IS 40 के प्रॉपर्टीज के अंदर जितना भी आपको गेन या लॉस या रेंटल इनकम आ रही है, वो भी अब किधर जाएगी आपकी उठ के? इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की इनकम के अंदर शो कराओगे। अदर इनकम में नहीं शो करा दोगे अदर इनकम आ रही है भाई, नहीं। IS 40 का नाम लिख के स्पेसिफिकली बताओगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल इनकम। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के अंदर एक लाइन डालोगे इधर और यहां पे शो कराओगे, यहां पे एक लाइन आएगी और इधर आप शो करा रहे हो। ठीक है? अब इसको पढ़ो क्या लिखा है। दिस मीन्स दैट इनकम एंड एक्सपेंसेस सच एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, depreciation on investment properties, gains or losses on disposal of investment properties, and gains or losses on the remeasurement of an investment in an associate in a step acquisition scenario will all be included in the investment category. बस इस लाइन को भी के लिए आप छोड़ दो, इस लाइन को भूल जाओ। ये सब कुछ किधर आ रहा होगा आपका? इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा। समझ आ गई? अब आते हैं हम लोग जरा फाइनेंसिंग वाली कैटेगरी के अंदर। हमने पढ़ा ना कि इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के बाद आती है आपके पास फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन कौन सी होती हैं? अगर आपने लोन लिया हुआ है बैंक से तो उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अब आपका फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर आएगा, यहां पे आएगा वो, इसके टोटल के बाद आएगा। अगर आपने वही डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाली जैसे मैंने बात की थी, वो आपकी करंट सर्विस कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट, वो आपकी उठ के इधर आ रही होगी। ठीक है? इसके बारे में एग्जामिनर क्या कहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें उठ के आनी है? चलो आओ जरा इसको देखें। इसमें एग्जामिनर कहता है द फाइनेंसिंग कैटेगरी, सम लायबिलिटीज अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शंस व्हिच ओनली इन्वॉल्व रेजिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? कैपिटल रेज करना बिजनेस के लिए ताकि बिजनेस को चला सको। अब कैपिटल दो तरीकों से कंपनी के अंदर आता है, लोन ले लो, इक्विटी। लोन ले लो या फिर इक्विटी। लोन बैंक से जाके लोगे, इक्विटी शेयर होल्डर से बोलोगे भाई हमें पैसे तो हमारे शेयर्स दे लो। ठीक है? दो तरीके से आप फाइनेंस जनरेट कर सकते हो कंपनी के अंदर। दीज इंक्लूड बैंक लोन्स एंड द इशू ऑफ लोन नोट्स और डिबेंचर्स। इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ दीज लायबिलिटीज इंक्लूडिंग डी रिकग्निशन are reported in the financing category. These income and expenses include items such as interest expense, पहला आ गया, फेयर वैल्यू गेन्स एंड लॉसेज ऑन लायबिलिटीज। अब ये वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी ऐसी चीज जो कि आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ लेके जा रहे हो। लॉन्ग टर्म लोन अगर लिया हुआ है किसी से, अब उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे करना है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे या फिर वो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे लेके चलना है, तो वो भी किधर आएगा? अगर आपने फाइनेंसिंग के लिए रेस किया, अपनी कंपनी के कैपिटल के लिए रेस किया है, तो वो सब कुछ किधर आएगा? फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आएगा। मेजरली याद रखो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, उसकी भी एग्जांपल मैंने दी हुई है, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा खास तौर पे उसको, जो आपके एग्जामिनेबल हो सकती है, एग्जाम में आ सकते हो, मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, परेशान ना होना। एंड डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड ऑन इशू issued shares which are classified as liabilities। वो सब कुछ किधर आएगा आपके पास?
इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब ये मत समझना कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड अगर आप देते हो तो वो एक्सपेंस है। डिविडेंड एक्सपेंस तो नहीं होता। डिविडेंड किधर एक्सपेंस होता है? कभी हमने डिविडेंड को एक्सपेंस पे रिकॉर्ड किया नहीं किया। डिविडेंड किधर आता है? आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आता है। आपके किस चीज को कम करता है? रिटेन्ड अर्निंग्स को आपका डिविडेंड कम करता है, राइट? तो डिविडेंड एक्सपेंस नहीं होता। उसने यहां पे सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि डिविडेंड से पर्टेन करता हुआ कोई एक्सपेंस, जब किसी को आप डिविडेंड देते हो शेयर होल्डर्स को, तो हो सकता है किसी बंदे के थ्रू आप डिविडेंड दो, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप डिविडेंड दो, किसी सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू आप डिविडेंड दो। अब वो डिविडेंड देने के लिए, घर पैसे पहुंचाने के लिए अगर किसी सिक्योरिटी वाली कंपनी को हायर करना पड़े, तो उन सिक्योरिटी कंपनी से रेलेवेंट एक्सपेंस वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उठ के आ जाएगा। समझे? वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है, कोई इंपॉर्टेंट सी बात नहीं है, पुरानी लिखी पढ़ी हुई बातें, देयर इज नथिंग न्यू हियर। इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक दफा रीड कर लेना। अब आते हैं हम लोग मेन चीज की तरफ। मैंने आपको बताया मैं सब कुछ बता दूंगा, ऑपरेटिंग चीजों के अंदर क्या आता है ये आखिर में बताऊंगा। अब एग्जामिनर एक बड़ी चवल किस्म की बात करता है यहां पे। एग्जामिनर कहता है भाई, जो चीज आपकी बाकी चार कैटेगरीज में नहीं आ रही वो आपकी किधर आ जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में उठ के आ जाएंगे। मैं उसको बड़े सिंपल वर्ड्स में आपके सामने पेश करता हूं। कोई भी एक्सपेंस या इनकम जो कि आपके नॉर्मल डे टू डे बिजनेस से परटेन करता है, वो आएगा आपका ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर। ऑपरेटिंग इनकम से पहले पहले आएगा। टोटल ऑफ ऑपरेटिंग इनकम से पहले पहले उसको डाल देना बस। यहां पे एग्जामिनर कहते हैं कोई भी इनकम एक्सपेंस हो जो कि बाकी चार कैटेगरीज की डेफिनेशन में फॉल ना करता हो, उसको उठा के इधर डाल दो। बड़ी डिफिकल्ट किस्म की बात। आसान बात क्या है? आपका नॉर्मल बिजनेस से रेलेवेंट जो भी रेवेन्यू आ रहा है, इनकम, या जो भी एक्सपेंस हो रहा है, वो आप उठा के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, ऑपरेटिंग इनकम से पहले पहले डाल दो। ऑपरेटिंग के टोटल से पहले पहले डाल सकते हो। पहले रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे डाल दो। समझ गए? अब आज जो आप वो चीजें जो कि आपने हमेशा ताहयात आज के बाद याद रखनी है, स्पेसिफिकली फॉर द चेंजेस विद इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। थिंग नंबर वन, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स या लॉसेस की अगर मैं बात करूं अब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। IFRS 18 states that foreign exchange differences are included in the statement of profit and loss in the same category as income and expenses from the items which give rise to the foreign exchange differences। यहां तक सिर्फ इसको जरा पढ़ो। आज से पहले IS1 के अंदर क्या हुआ करता था? IS1 की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ जरा मैं जा रहा हूं। इस सब कुछ मुझे जरा साफ करने दो। ओके, कोई चीज एक्स्ट्रा बता मेरा तो। आज से पहले फॉरेन एक्सचेंज के लॉसेस के बारे में क्या हुआ करता था? कंपनी क्या करती थी? कैलकुलेट करती रहती थी। ओके। ओहो, इसको क्या हो गया? अच्छा, कंपनी कैलकुलेट करती थी पेबल्स के ऊपर हमें फॉरेन एक्सचेंज गेन इतना हुआ है, रिसीवेबल के ऊपर हमें फॉरेन एक्सचेंज केस लॉस हुआ है, हमें रिसीवेबल के ऊपर इतना हुआ है। अच्छा जी, सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, कंसोलिडेट तो हो रही है, लेकिन वहां के उसकी भी जो हमारी प्रॉफिट एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस आ रहे हैं, उसके ऊपर नेट हमें गेन आया है 100 का। एसोसिएट पड़ी हुई है हमारे पास, उसके अंदर भी हमारी उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा गेन आया 200 का। नेट कैलकुलेट कर लो भाई। नेट हमारे पास है। आज चलो एक और काम करते हैं। हमने फॉरेन करेंसी में, हम लोग पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं, हमारी कंपनी पाकिस्तान या सऊदी या बहरीन या इन कंट्रीज के अंदर काम करती है। हम लोगों ने PKR में लोन लेना था पाकिस्तान के किसी बैंक से, लेकिन हमने नहीं लिया। हम लोगों ने यूएस के एक बैंक से, अमेरिकन बैंक से, हम लोगों ने बैंक ऑफ अमेरिका जो है, वहां से हम लोगों ने लोन लिया $500,000 का। अब उसको कन्वर्ट किया पहले PKR के अंदर, क्योंकि हमारी फंक्शनल करेंसी जो थी वो PKR थी, प्रेजेंटेशन करेंसी हमारी पीकेआर थी। हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया, फिर उसको प्रेजेंट किया। ऑब्वियसली उसमें भी कोई ना कोई गेन्स लॉसेस आएंगे एट द ईयर एंड। हमारे पास इस लोन के ऊपर जो गेन या लॉस आया वो था एक लॉस $1,000 का। कंपनीज आज से पहले नेट ऑफ ये सब कुछ कैलकुलेट करती थी इंडिविजुअली, फिर एक लाइन मारती थी, लाइन खींचती थी। अब इसको उठाकर डिस्क्लोजर नोट में डाल देती थी, क्योंकि डिस्क्लोजर तो देना है ना, ब्रेकअप तो देना है। ये ब्रेकअप देती थी, ये भाई हमारा इस पे गेन लॉस है, ये रिसीवेबल पे है, ये पेबल पे है, ये हमारे पास एक और चीज पे है, ये हमारे पास सब्सिडरी पे है, ये हमारे पास एसोसिएट के ऊपर है, ये हमारा जो हमने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर गेन या लॉस है। नेट कैलकुलेट करती थी। 100 माइनस 200 कितना हुआ? -100 प्लस 100 हो गया 0, प्लस 200 प्लस 200 हो गया -1000। ये मेरा आंसर बनता है भाई -800 का। नेट एक्सचेंज लॉस आया कंपनी को। कंपनीज क्या करती थी? ये डिस्क्लोजर डाला डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर, यहां पे आए वन लाइन के अंदर लिख दिया नेट एक्सचेंज लॉस, ऑपरेटिंग के नीचे अदर इनकम के ऊपर
यहां पे डाल दिया -800। आज से पहले ये होता था, ऐसा ही होता था आज से पहले। IS 1 कहता था यही करो, कुछ गलत नहीं था इसमें। इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर ने बोला, शेयर होल्डर ने बोला, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने ऐलान किया। क्या बोला? अबे मेरी बात सुनो, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे से कौन सा फाइनेंसिंग से पर्टेन करता है, इन्वेस्टमेंट से पर्टेन करता है, कौन सा ऑपरेशन से पर्टेन करता है? ब्रेकअप तो बताओ। IFRS 18 आया। जब IFRS 18 आया तो मैनेजमेंट ने क्या किया? चलो बैठो जरा आप देखते हैं। यार ये जो पेबल और रिसीवेबल है ना, ये तो मेरा ऑपरेशन से ही पर्टेन करता है। मुझे पेमेंट किसने करनी है? कस्टमर ने करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको चीजें बेची हैं, तो ये तो मेरा ऑपरेशन से ही पर्टेन करता है। पेमेंट मैंने किसको करनी है? सप्लायर को करनी है। क्यों? क्योंकि उससे मैंने चीजें खरीदी नहीं है। रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल किसे यूज होता है? ऑपरेशंस में यूज होते हैं, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में यूज होते हैं। बेचा किसको? कस्टमर को। कस्टमर ने मेरे से क्या खरीदा हुआ है? नॉर्मल डे टू डे बिजनेस की चीजें मेरे से खरीदी हुई है। तो ये दोनों तो मेरे पास किससे पर्टेन करते हैं? ऑपरेशन से पर्टेन करते हैं। ये सब्सिडरी एसोसिएट, ये किससे पर्टेन करते हैं? मैंने इन्वेस्टमेंट की थी एसोसिएट में, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी सब्सिडरी में, ये उनसे पर्टेन करता है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्सचेंज गेन या लॉस है। ये किससे पर्टेन करते हैं? मैंने लोन लिया था बैंक ऑफ अमेरिका से, फाइनेंसिंग से पर्टेन करता है ये। तो ये फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्सचेंज गेन या लॉस है। IFRS 18 ने कहा इनको सेपरेट, इनके अपने हिस्सों में, हेड्स में जाके स्पेसिफिकली बताओ। यानी कि अगर मैं इधर आ जाऊं अब, ये देखो, आपके ऑपरेशन से पर्टेन करता हुआ गेन या लॉस, यहां पे एक लाइन डालोगे, लिखोगे नेट गेन एक्सचेंज गेन। कितना था उसके ऊपर? हमने एज्यूम कर लिया पेबल उसका मिला के था 100 का। अब इसका ब्रेकअप आप सेपरेटली जाके डिस्क्लोजर नोट के अंदर दोगे कि भाई नेट ऑपरेटिंग, इसका नाम भी सही देना है, नेट ऑपरेटिंग एक्सचेंज गेन 100 का जो आया है, डिस्क्लोजर में बताओगे कि इसका ब्रेकअप क्या है, पेबल के ऊपर कितना था, रिसीबल के ऊपर कितना था। अच्छा, हमने फिर पढ़ा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड में था, सब्सिडरी एसोसिएट वाला। यहां पे ऑपरेशन से नीचे अगली चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इसको साफ तो करने दो मुझे, दोबारा डालता हूं, दोबारा बताता हूं। यहां पे ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे मैंने क्या डाला? कहीं पे भी, इन सब के अंदर कहीं भी मैंने लाइन डाली, मैंने लिखा नेट ऑपरेशंस रिलेटेड या ऑपरेटिंग एक्सचेंज गेन। मैंने यहां पे लिख दिया 100 का, इधर ऐड कर दिया। अब इसका फर्दर ब्रेकअप जाके डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर दूंगा। दो चीजों से आ रहा है, डिस्क्लोजर में जाके ब्रेकअप देने, अगर ब्रेकअप एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक ही चीज है फिर ब्रेकअप ना दो, लेकिन है ब्रेकअप तो ब्रेकअप देना जरूरी है, ये तो हमें पता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या थी? सब्सिडरी और एसोसिएट वाला जो मेरे पास गेन आया था, कितना था? एक में गेन था, एक में लॉस था शायद। मैंने अभी कैलकुलेट तो किया था इधर। हाँ, दोनों में गेन था, +300 था इधर। तो मैं यहां पे अब उसको स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट वाले हिस्से में एक लाइन ऐड करूंगा और डालूंगा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्सचेंज गेन 300 का है। इसका फिर ब्रेकअप है, एक हिस्सा सब्सिडरी से, एक हिस्सा एसोसिएट से, जाके डिस्क्लोजर नोट के अंदर डिस्क्लोजर दूंगा। फिर एक अब आ गया मेरे पास फाइनेंसिंग वाला, -1000 का। अब उसको फाइनेंसिंग वाले हिस्से में जाके एक लाइन ऐड करके यहां पे लिखूंगा कि भाई फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्सचेंज लॉस, लिखूंगा -1000 इधर। अब ये एक ही चीज से पर्टेन करता है। अब इसका डिस्क्लोजर में कैसे दे सकता हूं? देना पड़ता है डिस्क्लोजर में जाके, नोट्स में एक्सप्लेन करूंगा। दिस लॉस इज अराइजिंग ड्यू टू अवर लोन विच वी हैव टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका विच इज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, या जो आपका नेशनल कंट्री है जिधर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आउटसाइड ऑफ अवर कंट्री एक्स। हेंस देयर इज अ एंड दिस लोन वाज टेकन विद इन द वैल्यू ऑफ USD, वेयर एज अवर फंक्शनल करेंसी इज PKR, प्रेजेंटेशन करेंसीज PKR, hence there is an exchange loss because USD जो थे वो बेहतर हो गए ड्यूरिंग 2024, PKR जो था वो गिर गया, जैसे वो हमेशा गिरता रहता है। इस वजह से हम लोगों ने इसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया। ठीक है। अब आप देखो इससे क्या हुआ, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। यूजर को पता चलेगा कि भाई मेरा ये वाला हिस्सा ऑपरेटिंग से पर्टेन करता है, इतना एक्सचेंज गेन मुझे ऑपरेशन से आया है, इतना मुझे इन्वेस्टमेंट से आया है, इतना मुझे किधर से आया है? फाइनेंसिंग से आए हैं। वो बेहतर डिसीजन ले सकेगा। एज एन इन्वेस्टर सोचो, आप देखोगे यार इस बात का मतलब ये है, पहले अगर आपको नेट दिखाया था -800, आपको पता ही नहीं था इसकी बेसिस पे क्या डिसीजन लेना है। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हूं, पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज माड़ी पेट्रोलियम के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट करने लगूं, आई थिंक $2.3 बिलियन का उसका इस वक्त मार्केट कैप है। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है पाकिस्तान की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज की, रिचेस्ट कंपनीज की, उसमें 2.8 या 2.3 बिलियन पे वो स्टैंड करता है। अब मैं उसमें अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने लगूं, मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं?
मैं देखूंगा ओ इस कंपनी ने तो इतना बड़ा यूएसए से लोन लिया हुआ है, पागल है ये कंपनी, में तो इसमें इन्वेस्टमेंट करता, तभी तो इतना बड़ा इसका लॉस आ रहा है। मुझे नजर आएगा ना कि अगले साल 2026 के अंदर यूएसडी और बेहतर हो जाएगा, पीकेआर गिर जाएगा, या इंडियन रुपी गिर जाएगा, या फिर हमारी जो सऊदीया की रियाल है वो गिर जाएगा। तो मुझे लग रहा है इनका एक्सचेंज गेन लॉस और बढ़ जाएगा इस चीज के ऊपर, बिकॉज ऑफ विच इनका नेक्स्ट ईयर मुझे लॉस होता नजर आ रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सी हाउ मच बेटर डिसीजन आई कैन मेक नाउ एज एन इन्वेस्टर, एज ए यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस कराया गया। अब यहां पे इस चीज को रट लेना, एग्जामिनर क्या कहते हैं हम लोग बाद में आएंगे इसके ऊपर कि कैसा क्वेश्चन है, इसे पूछूंगा बाद में आऊंगा। अब आगे इस पे क्या लिखा हुआ है ये देखो, दिस मींस दैट फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस ऑन रिसीवेबल वुड बी प्रेजेंटेड इन ब्ला 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 एंड फॉरेन एक्सचेंज लोन लायबिलिटी विल बी प्रेजेंटिंग इन ब्ला ब्ला ब्ला, वही बात जो मैंने सारी की सारी आपको भी बताई। इजी। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज के अंदर, नेक्स्ट चीज में आ जाओ, ये मैंने खुद से लिखी है। Always know how to differentiate between main activities and other activities because main activities will always fall into operating activities. Again, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका कोर बिजनेस है, याद रखना उसको बाकी सब कुछ से अलग रखना है, क्योंकि वो आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, यानी कि उसका रेवेन्यू आपकी फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसके एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग नेट जो आपका टोटल होता है उससे पहले पहले आना है उन्होंने, वो आपने लाजमी करना है, और बाकी सब कुछ बाकी चार हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये आपको करना लाजमी आना चाहिए, लाजमी ये करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा IS 40, हमने पढ़ा उससे रेलेवेंट गेन लॉसेस रेंटल इनकम्स एक्सचेंज, उससे पर्टेन करते हुए एक्सचेंज गेन लॉसेस ब्ला 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 जो भी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में उठा के फेंको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, हमने पढ़ लिया ना, ये हमें पता लग गया। लेट सपोज आपका काम ही यही है कि आप प्रॉपर्टीज उठाते हो और उसको रेंट्स पे लगा देते हो, आपका बिजनेस ही यही है, कोर बिजनेस ही है। अब तो IS 40 क्या, वो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना IS 40, अब आप IS 40 की अब आपको क्या जरूरत है, नो जरूरत एट ऑल, IS 40 आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अब आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जितना रेंटल इनकम आ रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करो, ओ सॉरी रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। अब तो वो आपका ऑपरेशन ही वो बन गया ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आपने रखी हुई, एक कंपनी थी उसके पास $1 बिलियन कैश पड़ा था, उसने 1 बिलियन का दुनिया में से गोल्ड खरीद के अपने पास रख लिया कि कल को इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो मुझे 100% वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर 50% वैल्यू इंक्रीज होगी तो मुझे $500 मिलियन का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। उसने खरीद के रख लिया, किधर रिकॉर्ड होना चाहिए इसको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा नॉन करंट एसेट के अंदर, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इससे पर्टेन करते हुए जितने भी गेन्स या लॉसेस आएंगे वो किधर आएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर। रियलाइज्ड हो या अनरियलाइज्ड हो आपको याद होना चाहिए, इससे पर्टेन करता हुआ हमने करंट इशू भी पढ़ा हुआ है जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, विच स्टेट्स के क्रिप्टो करेंसी गोल्ड इनकी जो वैल्यूज होती हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, एकदम ऊपर जाती है एकदम नीचे आती हैं। तो आप इसको बेशक प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट में तो रिकॉर्ड कर ही रहे होते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट, लेकिन आप इसको किस मॉडल पे लेके चल रहे होते हो, ज्यादातर आप इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके चलते हो और हर साल फिर इसको रीवैल्यू करके गेन लॉस रिकॉर्ड करते हो, हमने ये पढ़ा था। ठीक है। अब बात यह कि अगर तो आपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसके जितने भी गेन्स या लॉसेस होंगे वो किधर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर, राइट। कहां पे, किस जगह पे, ये देखो इस जगह पे, इधर आएंगे वो आपके, इधर यहां पे एक लाइन डाल दोगे, गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, उसको बेच भी दो ना अगर आप गोल्ड को, तो आपका रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड हो सकता, क्योंकि आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जुराबे बेचना, टाइज बेचना, शर्ट्स बेचना, पेंट कोट्स बेचते हो आप, आपका वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे आपने इन्वेस्ट कर दिए, अब उसको बेच भी रहे हो तो सेलिंग प्राइस लेस, जितने का आपने खरीदा था वो किधर रिकॉर्ड कर लोगे आप, जितना आपके पास बुक में पड़ा हुआ है जिस वैल्यू पे, वो आप किधर रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, गेन ऑन सेल ऑफ द गोल्ड दैट वी इन्वेस्टेड इन 10 years ago, वो लिख दोगे आप। लेकिन अगर यही आपका गोल्ड का ही कारोबार हो, आप गोल्ड खरीदते हो गोल्ड बेचते हो, तो वो किधर रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर तो आपको नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड ही नहीं करना, गोल्ड चला जाएगा अब करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री में, क्योंकि अब वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बन गया, जितने का खरीदा रिकॉर्ड कर लिया, जब बेचो तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जितने का इन्वेंट्री में पड़ा था वो रिकॉर्ड किया, नेट ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करते रहे। गोल्ड बिजनेस करने वाले तो अब उसको इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटीज में नहीं फेंक सकते ना, उसको किधर फेंकेंगे, ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटीज में उठा के फेंकेंगे उसको, वो गोल्ड अब किधर आएगा, उससे जनरेट हुई भी इनकम रेवेन्यू यानी कि वो किधर आएगा आपका, वोट के इधर आ रहा होगा।
जितने का इन्वेंट्री में पड़ा था वो उठ के इधर आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसको बेचने के लिए जो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उससे डायरेक्टली लिंक्ड एक्सपेंसेस, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, बिजली का बिल जो जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पे आपकी दुकान है, आपने कोई रेनोवेशन कराई है, जो कुछ भी है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा उठ के। अब तो वो इधर तो नहीं आ सकता क्योंकि अब वो आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं की थी, वो तो आपका एक नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। तो वो ऑपरेशंस में और बाकी चीजों में आपको फर्क करना आना चाहिए। नंबर 2 चीज आपने ये याद रखनी है। नंबर 3 चीज जो आपने याद रखनी है, ऑलवेज फ्रॉम सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स, जब तक ये लेक्चर में डिलीट नहीं करता, अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो याद रखना, ऑनवर्ड्स फ्रॉम सितंबर 2025 एग्जाम के अंदर कभी भी ये एक्सप्लेन करना पड़ गया कि यार ये एक्सपेंस उठ के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो सिर्फ ये नहीं कहना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, स्पेसिफिकली बताना है किस हिस्से में जाएगा। एग्जाम्पल, क्वेश्चन था, क्लाइंट ने रिकॉर्ड की पीपी, उसको ठीक तरीके से डिप्रिशिएट नहीं किया, आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि इसकी डिप्रिसिएशन क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया $500 की, हमारे लिहाज से बनती है $1000 की, एक्स्ट्रा 1000, एक्स्ट्रा $500 की डिप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उठा के फेंक दो। सितंबर 2025 से पहले इसका बिल्कुल ठीक आंसर ये बनता था। एग्जामिनर ने अब क्या कहा है, सितंबर 2025 के बाद अगर किसी बच्चे ने ये कहा कि ये $500 की एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उठा के फेंक दो, तो उसका 1 नंबर गया। अब स्पेसिफिकली इसकी मार्किंग होगी जब आप ये बताओगे कि ये डेप्रिसिएशन आपके डायरेक्ट ऑपरेशन से परटेन करती है, किसी भी पीपीई की, क्योंकि पीपी आपने खरीदी इसलिए है क्योंकि आप बिजनेस नॉर्मल चला रहे हो, वो पीपी आपकी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो फिनिश गुड आपका एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उस पीपीई की डेप्रिसिएशन किधर जानी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएगी। ये एक्सप्लेन करना अब जरूरी है कि कोई भी चीज आपके क्वेश्चन में अगर पी एंड एल को हिट कर रही है तो आपने बताना है को पी एंड एल के अंदर वो किस जगह पे जाएगी। एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली कहा है, ऑलवेज एक्सप्लेन नाउ इन आंसर्स इफ समथिंग हैज टू गो टू पी एंड एल वेयर इट मस्ट गो। One example relates to defined benefit pension schemes. Previously, when explaining the accounting treatment of defined benefit pension plans, we would have expected candidates to write the service cost component and the net interest component are reported in the statement of profit and loss. Examiner कह ले पहले बच्चे यही लिखते थे कि ये दो हिस्से उठ के किधर जाने हैं, P&L में जाने हैं, लेकिन अब नहीं, अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, we are expecting candidates to provide detail about the relevant categories of the statement of profit and loss. Namely, the service cost component should be presented in the operating category and the net interest cost component should be presented in the financing category. सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट को क्यों उठा के ऑपरेशंस में डाला, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज तो इसीलिए है ना कि वो आपके नॉर्मल बिजनेस को चला सकें, समझे। तो आपके डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाली कैलकुलेशन के अंदर सर्विस कॉस्ट वाला हिस्सा उठ के किधर जाया करेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, ऑपरेटिंग वाली कैटेगरी में जाएगा। और आपका नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट किधर जाएगा, जो आपके डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पे नेट, यानी प्लान एसेट प्लान लायबिलिटी की नेट करके जो आप इंटरेस्ट निकाला करते थे, वो किधर उठ के जाएगा, फाइनेंसिंग कैटेगरी में जाएगा। किसी भी किस्म का इंटरेस्ट है, आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी फाइनेंसिंग में ही जानी है, ठीक है। ये अगली चीज याद रख लो, यहां पे दो चीजें क्लियर हो गई, एक आपका डिफाइंड ऑब्लिगेशन वाली भी इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई, और आपकी पी एंड एल में किस तरह से आपने परफेक्ट एक्सप्लेन करना है अपने आंसर के अंदर कौन सी चीज किधर जानी है, वो भी हो गई। प्लीज डो नॉट मिस दिस आउट, 1 फ्री मार्क्स है आपके लिए अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और एक्सप्लेन करना आ जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो इसके कोई पास क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल, ये भी एक बहुत सी नई चीज आई है। अगर कोई पास क्वेश्चन होंगे ना, बेशक मैंने अभी लेक्चर में कह दिया कोई पास क्वेश्चन नहीं अवेलेबल, तो उसका अगर कोई पास क्वेश्चन आया तो मैंने करा दिया होगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर नजर आ रहा होगा कि अगला लेक्चर क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर नहीं है अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मतलब अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया जहां पे मैं आपको ये करा सकूं, ठीक है। लेकिन एक चीज तो नॉर्मली आप समझ सकते हो ना, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेटेड है तो किधर जानी है। अगर आपका इंटरेस्ट गलत तरीके से कैलकुलेट हुआ है लोन के ऊपर, तो वो इंटरेस्ट किधर जाना है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट में उठ के जाना है। आपने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया, वहां से डिविडेंड आया, वो किधर जाना है, आपको पता है किधर जाना है। यही चीजें आएंगी, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं आएगी। कुछ अटेम्प्ट्स जून 2026 तक आप अज्यूम कर लोगे, बहुत नॉमिनल सी एग्जामिनर चीजें पूछेगा, अभी कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पूछने लगा एग्जामिनर। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज जो आपने याद रखनी है, डेरिवेटिव की एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बताया ना कि जैसे फॉरेन एक्सचेंज गेन अब उस स्पेसिफिक चीज से उठ के उस जगह पे जाया करता था, फाइनेंसिंग से रेलेवेंट है तो फाइनेंसिंग में डालो फॉरेन एक्सचेंज गेन को, इन ऑपरेशन से रेलेवेंट है तो ऑपरेशंस में डालो, जिस चीज से रेलेवेंट है उस चीज के अंदर आपने डालना है। इसी तरह से डेरिवेटिव, अब IFRS 9 में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कुछ भी आपने ले लिया जिसके बदौलत आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। अब उसके अंदर जो भी गेन लॉस आता था वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा रहे होते थे, राइट? वो किधर जाएगा? सवाल ये। इन्वेंट्री से रेलेवेंट आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इन्वेंट्री किधर की है? वो तो आपके नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में यूज होने वाली चीज है ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो वो डेरिवेटिव का गेन या लॉस किधर जा रहा होगा? ऑपरेटिंग कैटेगरी में जा रहा होगा। यूएसए बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने कोई डेरिवेटिव भी ले लिया जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर फ्यूचर एक्सचेंज गेन लॉस होता है मुझे, तो ये डेरिवेटिव मुझे गेन दे दे। अगर मुझे यहां पे कोई चीज गेन दे रही है तो वो ये डेरिवेटिव मुझे लॉस दे दे। नेट ऑफ आप जीरो पोजीशन पे हो, आपका कोई एक्सपोजर ना रहे। अब आपने अपने आप के लिए वो डेरिवेटिव क्यों लिया? ताकि आप फॉरेन लोन से अपने आप की गेन लॉसेस से बचा सको। तो वो डेरिवेटिव क्या है? अब फाइनेंसिंग से पर्टेन करता है, तो उसका गेन लॉस किधर जाना चाहिए? फाइनेंसिंग में जाना चाहिए। इसी तरह से कोई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ है तो उधर जाना चाहिए। समझिए अब आप इसको। बस एक नॉर्मल सी चीज है जो कि वही यहाँ पे लिखी हुई डेरिवेटिव की कैलकुलेशन आपके पेपर में नहीं आने वाली, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, अगर इतनी आ गई तो इतना एक कॉम्प्लेक्स एग्जामिनर नहीं जाएगा। फिक्र मत करें, एग्जामिनर आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार ऐसे ऐसे एग्जाम हम लोग कर रहे हैं, अब हमें पता है कि वो हमने लोन से लिया है लेकिन फिर भी क्लाइंट ने उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स के नीचे रिकॉर्ड किया हुआ है, बिल्कुल बाकी एक्सपेंसेस से ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन उसके बाद आ रही है। तो आप बताओगे नहीं ये गलत हुआ भाई, ये लोन से पर्टेन करता लिया गया, फाइनेंसिंग वाले हेड के अंदर आना चाहिए। राइट आफ्टर द नेट कैलकुलेशन ऑफ किस चीज के? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद जो कैलकुलेशन आती है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे फाइनेंसिंग वाले हिस्से में इसको लेके जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक है, अब इसको एक दफा पढ़ लेना, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम लोग आगे आते हैं। अगर मैं आगे आऊं तो ये आपके सामने एक एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो नई किस्म की मैंने दी हुई, आपने इसको एक दफा देख लेना है। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब जरा आगे आ जाओ। एक और चीज जो आपने याद रखनी है वो है एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन को। अब आप याद रखो पूरी जिंदगी, एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन क्या होती थी, वही जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की, जहां पे हम लोग डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे थे। ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर ऊपर ऊपर, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया। रेवेन्यू है तो ये एक टोटल अमाउंट लिखी गई, इसका फर्दर ब्रेकअप हम लोगों ने डिस्क्लोजर नोट्स में दिया हुआ होगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो एक टोटल अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का बहुत बड़ा ब्रेकअप होता है, वो किधर आ रहा होगा? डिस्क्लोजर नोट्स में आ रहा होगा। इसको कहते हैं एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होती है? जब आप एक नेट अमाउंट फेस पे शो करा देते हो और फिर डिस्क्लोजर में जाकर उसको डिसएग्रीगेट, आधा आधा कर तोड़ के दिखा दो। डिसएग्रीगेशन यानी तोड़ के दिखाना, एग्रीगेशन यानी जोड़ के दिखाना। फेस ऑफ द पी एंड एल के ऊपर आप जोड़ के दिखा रहे होते हो, डिस्क्लोजर नोट्स में आप तोड़ के दिखा रहे होते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चेंजेस है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। क्या चेंजेस हैं? ये होती है एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन। अब ये आपने करनी होती है, लेकिन अब कैसे करोगे IFRS 18 में, इसको जरा देख लो। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी माइट हैव वेरियस एक्टिविटीज सच एज ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल एंड अकाउंटिंग। अब ये सारे वो एक्सपेंसेस की बात करें, सैलरी देना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई कंप्यूटर वगैरह लिए हैं, ये किया वो किया, वो एक एक्सपेंस है आपके पास। लीगल लॉयर को हायर किया, वो एक एक्सपेंस है। अकाउंटिंग यानी कि ऑडिट करा रहे हो, अकाउंटिंग के लिए EY को रखे, वो आपकी FS बना के देती है आपको, वो एक एक्सपेंस है। अब कंपनीज इसको नॉर्मली किधर जाती थी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से ऑपरेटिंग टोटल से पहले ऑपरेटिंग वाली एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली जनरल एक्सपेंसेस में ये सब कुछ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। IFRS 18 में भी उधर ही लेके जाओगे आप। They have shared characteristics and so might be aggregated into a single line in the statement of profit and loss labeled as administrative expenses। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अक्सर कंपनीज IS1 में ये किया करती थी कि उसने एक एग्जांपल दी, गुडविल इंपेयरमेंट। अब वो भी तो एक एक्सपेंस है ना, उसको आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल एक्सपेंस में नहीं डाल सकते, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक सेपरेट नेचर की चीज है, बिल्कुल एक सेपरेट नेचर के। उसको बेशक वो ऑपरेटिंग से पर्टेन करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आना चाहिए, ऑपरेटिंग कैटेगरीज में आना चाहिए, लेकिन अब उसको एज अ सेपरेट लाइन लाजमी शो कराओगे। ये नहीं करना कि उसको एग्रीगेट कर दो बिटवीन जनरल एक्सपेंसेस या फिर आपका जो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। नहीं, देखो यहां पे उसने गुडविल इंपेयरमेंट सेपरेटली शो कराया, इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए, शो कराना है। उसने कहा है इसको आप सेपरेटली शो कराओगे। इस तरह की कोई चीज अगर आपको लगता है ना एग्जाम के अंदर कि यार नहीं यार ठीक है इसको क्लब इन नहीं कर सकते, देखो कोई भी आपका एक्सपेंस हो जो कि आपके डायरेक्ट जनरल नॉर्मल हर साल एक एक्सपेंस आता है, उसको जनरल एक्सपेंस बोला जाता है। उसको आप किधर उठा के डाल दोगे? जनरल एक्सपेंसेस में डाल दो। लीगल, अकाउंटिंग, सैलरीज देना, बिजली के बिल, पानी के बिल, इसके बिल, उसके बिल, लॉयर, ये सब कुछ क्या है? ये जनरल एक्सपेंस है, उधर डालते हो आप। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल से रेलेवेंट पर्टेन करता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन से पर्टेन करता हुआ एक्सपेंस, आप उसको किधर डालोगे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में डालोगे। फर्दर उसका डिस्क्लोजर के अंदर डिस्क्लोजर दे दोगे जाके। लेकिन कोई भी नई चीज आ जाए,
उसको आपने सेपरेटली डालोगे। उसको आप लोगों ने ऐसे नहीं शो कराना कि एक चीज के अंदर क्लब इन करे यानी एग्रीगेट करे, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ही गुडविल इम्पेयरमेंट लॉसेस। ठीक है, अब आपके एग्जाम के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बारे में इसने बोला है, गुडविल इम्पेयरमेंट डज नॉट हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विद द ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीगल एंड अकाउंटिंग। देखो, एग्जाम के लिए अच्छी सी ट्रिक आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको कोई एक्सपेंस नजर आए तो देखो कि क्या वो बाकी एक्सपेंस जैसा ही है या बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि नॉर्मल डे टू डे बिजनेस से पर्टेन करते हैं या फिर नहीं, वो एक सेपरेट सी चीज है, बेशक ऑपरेशंस में आती है लेकिन सेपरेट है, फिर उसको सेपरेट लाइन आइटम ऑपरेशंस के अंदर ही दिखाओ। समझे? इंक्लूडेड विद इन, इसको आप यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर सकते, सो इसको एग्रीगेट करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, बेसिकली एग्जामिनर आपको ये बता रहे हैं। अगली चीज जो अब आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोग लेबल किया करते थे, यानी कि नाम देते हो। अब जैसे हम लोग नाम दिया करते थे अदर इनकम का, अदर इनकम रिकॉर्ड कर लिया, अब ऐसे नहीं आपने रिकॉर्ड करना। एग्जामिनर सिंपल कहते हैं कि यार प्रॉपर डिटेल्ड नाम देना है आपने। अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अदर इनकम रिकॉर्ड करो तो अदर इन्वेस्टिंग इनकम, अदर इन्वेस्टिंग एक्सपेंस। ऑपरेशंस के अंदर करो तो अदर इन्वेस्टिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग कह रहा हूं, ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पूरा प्रॉपर नाम देना है, सिर्फ एक वीक किस्म की नाम नहीं देना। States, IFRS 18 states that the use of the term other, example other income, is not useful. Other के नाम से ऐसे directly ना लिखो, because it does not provide user with information about the nature of items included within. As such, entities should use terminology which describes the nature of the characteristics which the item within that line share, or which describes the material items included within that line. Example, income from डेट इन्वेस्टमेंट्स। अब प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। देखिए, अगर आपने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है तो आपने इन्वेस्टमेंट की भी है, अब आप ये नहीं लिखोगे अदर इनकम, नो। तो आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करोगे, इनकम आई है किस चीज से आई है, डेट इन्वेस्टमेंट है या डेट दिया हुआ है दूसरी कंपनी को। अच्छा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करोगे आप। डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएट, डिविडेंड इनकम फ्रॉम सब्सिडरी, डिविडेंड इनकम फ्रॉम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, प्रॉपरली उसको आपने एक्सप्लेन करना है। वेग किस्म की स्टेटमेंट नहीं देनी, प्रॉपर उसका नाम होना चाहिए। If the entity cannot find a more informative word other than other, then the aggregated items should be described as accurately as possible. Example, other investment income, फिर आप एक लाइन में बता दो कि other investment income है, other operating income है, other financing expense है, ये इस तरह से आप इसको लेके चलो। ठीक है, अब ये आपकी छोटी मोटी चीजें थी, आखिरी दो जो कि आपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। अब मैं आना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से पर्टेन करते हुए आपने एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी है जो कि आपकी जरूरी। एग्जामिनर ने खुद कहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ सकता हूं आपसे 2 3 4 5 10 मार्क्स के लिए। वो प्रॉफिट एंड लॉस के चेंजेस जो अभी हम लोगों ने जितना भी अब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उससे पर्टेन करती होंगी। क्या कहते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन रेलेवेंट एग्जाम क्वेश्चंस विल ईदर स्टेट द मेन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी और एक्सप्लिसिटली स्टेट that a particular activity, example purchasing investment properties, is not a main business activity. एग्जामिनर यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको पता हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यार क्या ये एक नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब हमारी या फिर किसी और एक्टिविटी में इसको आना चाहिए। हो ये भी सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया हो और उसमें लिखा हो कि एग्जाम क्लाइंट ने इसको ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप इसको बताओ नहीं 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 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं बनता, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस बनता है, यानी कि क्लाइंट ने कुछ गलत हिस्से में रिकॉर्ड किया, आपको बताना होगा कि यार नहीं ये इसका करेक्ट हिस्सा बनता है। ये पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड, इन एसबीआर एग्जाम कैंडिडेट्स माइट बी आस्क्ड टू इवैल्यूएट अ ड्राफ्ट financial statement for compliance with IFRS 18. This might require candidates to identify mandatory information which the entity has omitted, incorrectly सब टोटल्स और इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स और एक्सपेंसेस। यानी कि अगेन आपको एक बनी बनाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दी जाएगी और उसको आपने जज करना होगा, क्रिटिकली अप्रेस करना होगा कि क्या वो आईएफआरएस 18 के अकॉर्डिंगली बनी हुई है यानी कि क्या वो इन सब कैटेगरीज को भी फॉलो कर रही है और क्या वो अप्रोप्रिएट नामों से भी डिस्क्लोज्ड है जो कुछ अभी हमने पढ़ा, और क्या वो अप्रोप्रिएट जगह पे भी डिस्क्लोज्ड है। यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं एफआरएस 18 स्टेट्स दिस, इसको इधर करना चाहिए था, क्लाइंट ने इधर किया, गलत है, क्लाइंट को बोलो कि यहां पे रिकॉर्ड करें। छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन देके आपको चलना पड़ेगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब in the SBR exam, candidates may be required to evaluate whether the level of aggregation or disaggregation proposed by an entity is in accordance with principles of IFRS 18. बड़े प्यारा किस्म का क्वेश्चन। एग्जामिनर एग्जाम के अंदर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे के बोल देगा क्लाइंट कह रहे हैं हम लोग इन सब चीजों को क्लब इन करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक फेस पे दिखा रहे हैं, यानी कि अगेन सैलरीज, लीगल फीस, ऑडिट की फीस,
और हम लोग एक्सपेंस, ओ सॉरी, लॉस, ओहो ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, गुडविल इंपेयरमेंट, इन सबको क्लब इन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर इनका डिस्क्लोजर देंगे, इंडिविजुअल का टोटल कितना, और फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको जनरल एक्सपेंसेस या फिर जिनको हम लोग एडमिन एक्सपेंसेस बोलते हैं वो करके हम लोग $1,000 का शो करा देंगे। क्या ये ठीक है क्या गलत है? थ्योरेटिकली गिवन होगा, आपने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। अब कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए? ये पूरी लाइन IFRS 18 कहते हैं कि प्रॉपर डिसएग्रीगेशन होनी चाहिए स्पेसिफिक नामों के साथ, अगर वो उसकी कैटेगरी के साथ मैच करती है तो ठीक है, वरना अगर नहीं उसका नेचर डिफरेंट है तो वो आपको प्रॉपरली सेपरेट उसी ऑपरेटिंग कैटेगरी में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उस कैटेगरी में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले, फिर आप आओगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन आज तक SPR का सॉल्व किया है, क्या गलत हुआ, उसका करेक्ट तरीका क्या था, कैसे ठीक करोगे, उसको बताया आपने, एक्सप्लेन किया। वो याद है ना, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के थ्रू, बिल्कुल उसी तरह आप बताओगे। फिर आप बताओगे क्लाइंट ये चीज गलत कर रहे हो, उसको ये चीज इधर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, फिर आप बताओगे इसका करेक्ट तरीका क्या अकॉर्डिंग टू IFRS 18। आप इन सब चीजों को तो क्लब कर सकते हो, डिस्क्लोजर दे सकते हो डिस्क्लोजर नोट्स में, और पेज पे डिस्क्लोज कर सकते हो एडमिन एक्सपेंसेस, लेकिन इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही सेपरेटली लाइन में फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे कि इससे इनकम आपकी आ रही है, लॉस आ रहा है 300 का। ठीक है, इस तरह से आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है वो कौन से? इन द SPR कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स टू इवैल्यूएट प्रपोज प्रेजेंटेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस की ही सिर्फ अभी आप बात करो, एग्जामिनर सीधा सीधा ये कहता है कि यार एक चीज अपने जहन में रखो आप, ये भी हो सकता है कि मैं अगेन आपको पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस दे दूं और आपसे बोलूं इसको करेक्ट करो, या फिर मैं थ्योरेटिकली आपको बता दूं और किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ लूं, क्या इसको अदर बोल के रिकॉर्ड किया जा सकता है या नहीं, उससे पूछ लूं, क्या इसको अगेन वो डेरिवेटिव वाली बात उधर से कोई क्वेश्चन उठा के दे दे, वो भी प्रिंसिपल IFRS 18 की वजह से अब बन गया ना, क्या इस ये फॉरेन एक्सचेंज गेन किधर जाना चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन पूछते। यानी ये जो मैंने आपको ऊपर जितने भी टाइप्स बताई, ये 2 3 4 5 6, इनमें से किसी भी किस्म का एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इनमें से किसी भी हिस्सों का। और आखिरी चीज, आपको याद है ना SPR के अंदर सितंबर 2024 में एक चेंज आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां पे अब आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन या फिर ज्यादातर इन दोनों में से कोई एक दे दी जाती है, और आपको कुछ हिस्से उनमें से खाली मिलते हैं, और आपको वो कैलकुलेट करने होते हैं, आपको नीचे गिवन इंफॉर्मेशन होती है, यू हैव टू कैलकुलेट इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 जो SPR का आता है, अब वो हमेशा ही ऐसे आता है, 25 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। एग्जामिनर कहते हैं मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दे दूंगा, उसमें ऐसे होगा कि रेवेन्यू होगा, और हो सकता है वो खाली हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेटेड हो, GP होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़े। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ हिस्से आपको खाली दे दूंगा, वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे F7 में होते थे। अब वो कंसोलिडेटेड भी हो सकती है और वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, और नीचे नोट्स गिवन होंगे कि यार ये हुआ इस साल में, उससे आपने रेवेन्यू भी कैलकुलेट करना है, उससे आपने ये भी करना है, उससे आपने ये भी कैलकुलेट करना है। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आप एक्सेल में बना के दोगे, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेल में बना के दोगे। एग्जामिनर कहता है कि अब जब आप बनाओगे ना, तो आपने ये ख्याल जरूर रखना है कि ये इसको फॉलो करता हो सकता है जब मैं आपको क्वेश्चन दूं प्रॉफिट एंड लॉस का तो वो ऐसे ही दूं पुरानी IAS 1 के अकॉर्डिंगली, मैंने लिखा वो रेवेन्यू इतना था, 0 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भाई इतनी है, 1000 है, नेट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेना बाद में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मेरे कितने थे, इतने हैं, 1000 है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन खुद से कैलकुलेट कर देना, और आखिर में मैंने कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट करने को बोला हो, और ये जो खाली खाली है मैंने आपको बोला इनको कैलकुलेट कर लो, मैंने नीचे आपको नोट्स दिए, इनको देख के आप इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो कि क्या आना चाहिए। अब एग्जामिनर कहते हैं कि जब आप ये बना रहे होगे ना प्रॉफिट एंड लॉस को विद इन द एक्सेल, तो आपने याद रखना है कि अब आपको खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा इन कैटेगरीज के लिहाज से, जो भी इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है इन कैटेगरीज के लिहाज से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं भी आता तो ऑब्वियसली भी आप उस क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, वो क्वेश्चन अभी आपका आगे प्रैक्टिस में न्यू क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वहां पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में भी जब आप जाओगे देखोगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो मैंने आपको इसी तरीके से करके दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस और ये चीजें आपने याद रखनी है कि अब आपके पास चेंजेस है। अब 2 चेंजेस आपके वैसे ही है, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, अभी नहीं उसको मैं करा सकता, ऑलरेडी ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है। सो आई सी यू गाइस विद इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो कोई चीज नहीं समझ आओ, प्लीज डू नॉट हेसिटेट टू कॉन्टेक्ट मी अपॉन व्हाट्सएप एंड आस्क मी द क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट फॉर यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।